हेड ऑफिस में अपने आदमियों की मदद से विश्वजीत ने इत्तेफाकों की सारी कड़ियां जोड़कर इतना तो पता लगा ही लिया था कि प्रताप रॉय और परिधि में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी और अब उसे प्रताप रॉय को नुकसान पहुंचाने का एक जरिया भी मिल चुका था और वो थी परिधि। वहीं दूसरी तरफ परिधि रेहान से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी। वो अभी भी प्रताप से अपनी शादी और प्रताप के ही प्रणव होने की बात से कहीं न कहीं पूरी तरह से उभर नहीं पाई थी। वो प्रणव से प्यार तो करती थी, लेकिन पिछले दिनों में उसकी लाइफ में जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ था वो उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसकी टैक्सी हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके पास एक कॉल आया। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से एसएचओ का था। परिधि ने फोन उठाया और दूसरी तरफ एसएचओ ने कहा, हेलो मिस परिधि, क्या आप अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? लेकिन अचानक ऐसे से, आखिर बात क्या है सर? परिधि ने घबराते हुए कहा। वो एक्चुअली आपकी बहन तारुषी ने यहाँ जेल में बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है। वो किसी के काबू में नहीं आ रही है और बार बार आपसे ही मिलने की रट लगाए हुए है, एसएचओ ने हड़बड़ी से भरी आवाज में कहा। एसएचओ की बात सुनकर परिधि ने एक बार सोचा उसे तारुषी से मिलने का बिल्कुल मन नहीं था और ना ही वो उसके ऐसे ड्रामों से अनजान थी। वो जानती थी कि ये भी जरूर तारुषी का कोई नाटक था, लेकिन 2 मिनट तक सोचने के बाद उसने अपनी टैक्सी को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ने को कहा। ठीक है सर, मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ, परिधि ने एसएचओ से कहा। वहीं पुलिस स्टेशन में सिकंदर सिंघानिया भी मौजूद था। वो बहुत देर से कमिश्नर से फोन पर बात कर रहा था। सर देखिए, प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। आप कुछ भी करके उसे रिहा करवाइए, सिकंदर सिंघानिया ने रिक्वेस्ट करते हुए कमिश्नर साहब से कहा। देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी अपनी ड्यूटी के कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और हमारा प्रोटोकॉल यही कहता है कि जब तक मिस परिधि अपनी कंप्लेन वापस नहीं ले लेती, हम आपकी बेटी को रिहा नहीं कर सकते। That's it from my side. अब आप मेरा वक्त और जाया ना करें। बाय, कमिश्नर ने कहा। लेकिन सर मेरी बात तो, सिकंदर सिंघानिया आगे कह ही रहा था कि तब तक कमिश्नर ने फोन काट दिया। शहर का इतना रईस आदमी होकर भी खुद को ऐसा बेबस और लाचार पाकर सिकंदर सिंघानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये परिधि के सर पर किसका हाथ था जो कोई भी उसे कंप्लेन वापस लेने पर मजबूर नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे कहीं न कहीं ये अंदाजा भी था कि शायद ये सब प्रताप रॉय ही करवा रहा था। और अफसोस की बात ये थी कि सिकंदर सिंघानिया के लिए प्रताप रॉय के खिलाफ जाना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। अब कोर्ट का सहारा लेने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बेबसी और झुंझलाहट में वो बस पुलिस स्टेशन में यहाँ वहाँ चल रहा था और वहीं जेल के अंदर तारुषी भी डरी हुई थी और बेचैनी में पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात कह रही थी, परिधि को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है मुझे उससे। कुछ देर बाद परिधि पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जब वो आई तो वो सीधे तारुषी के पास गई और सलाखों के पीछे पड़ी तारुषी को बिना किसी एक्सप्रेशन के बस घूरती रही। तब तारुषी जेल के कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। मुझे बताया गया है कि तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब हो रही थी, परिधि ने एक सरकास्टिक टोन में कहा। जैसे ही तारुषी ने परिधि की आवाज सुनी, उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसे देखते ही उसकी आंखों में डर और घबराहट की झलक दिखाई दे रही थी। परिधि को देखते ही वो तुरंत उसके सामने आ गई और अपने घुटनों पे गिरकर हाथ जोड़े हुए उससे गिड़गिड़ा कर कहने लगी, परिधि मेरी बहन, देखो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है और तुम जितनी बार भी कहोगी मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन प्लीज मुझे इस जेल से निकाल दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी तुम्हें और नुकसान पहुँचाने की हिम्मत भी नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझ पर तरस खाओ। तारुषी जानती थी कि अपनी रिहाई के लिए ना तो वो मानव और उसके परिवार और ना ही सिकंदर सिंघानिया पर डिपेंड कर सकती थी। अगर परिधि अब भी अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती तो सिकंदर सिंघानिया भी अपने हाथ खड़े कर देता और इस मामले से खुद को बाहर कर लेता। तारुषी ने पिछले 10 सालों से परिधि को जलील करने का, उसे परेशान करने का और उसकी जिंदगी नर्क बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। लेकिन उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन
परिधि के पैरों पर गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी। परिधि ने तारुषी की तरफ देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और रोने की वजह से उसका चेहरा भी उजड़ा हुआ दिख रहा था। फिर उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, क्यों जाने दूं मैं तुम्हें? उस रात तुमने तो मुझ पर कोई तरस नहीं खाया था। तुम पर भरोसा करके उस रात मैं उस सत्या से मिलने गई। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। तब तो तुमने मुझे ऐसी खाई में ढकेलने के पहले एक बार भी नहीं सोचा था। तो तुम अब ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? ये कहकर परिधि मुड़कर वहां से जाने लगी कि तभी तारुषी ने एक बार फिर से उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें उस रात धोखा दिया था और 5 साल पहले भी मैंने ही सत्या को तुम्हारे कमरे में भेजा था। लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तारुषी को अपनी गलतियां मानते सुनकर परिधि एक पल को रुककर पीछे मुड़ी। उसे देखकर तारुषी को लगा कि शायद उसकी माफी का परिधि पर कुछ असर हुआ था और अब वो उसे इस जंजाल से बाहर निकाल लेगी। पर परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तारुषी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तुमने कभी मेरा भला नहीं चाहा है। तुम ना बिल्कुल एक बिच्छू की तरह हो जिससे चाहे जितना भी बचा लो वो कभी डंक मारना नहीं छोड़ेगा। तो भले ही मैं अभी अपनी कंप्लेन वापस लेकर तुम्हें छुड़ा भी लूं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक बार तुम छूट गई तो तुम फिर से मेरी जिंदगी में तूफान लाने का एक भी मौका नहीं छोड़ोगी। परिधि की बातों से तारुषी को अब उसका खून पीने का मन कर रहा था। गुस्से में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब परिधि को मनाने के लिए वो कौन सा पैतरा अपनाए। उसने गुस्से में परिधि से कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं यही जेल में सड़ती रहूं? तुम्हारी जैसी बेरहम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो इस बारे में बात हम तुम्हारे बाहर निकलने के बाद ही करेंगे, परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली उसे वहां भारती आती हुई दिखी। परिधि को देखकर भारती का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो गुस्से में परिधि के पास आई और उससे कहने लगी, परिधि डायन, तो जल्द से जल्द मेरी बेटी के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले ले, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भारती भी ये जानती थी कि वो सिकंदर पर डिपेंड नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपनी बेटी को ऐसे जेल में सड़ता हुआ भी नहीं देख सकती थी। परिधि भारती की बातों को अनसुना करके वहां से जाने लगी, लेकिन भारती ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरी बेटी को रिहा करवा रही है या नहीं? नहीं, परिधि ने बड़ी ही शांति से कहा। अब भारती का पारा बिल्कुल बढ़ चुका था। उसने परिधि पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन परिधि ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर इतनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा ये होगा कि अब एक वकील ढूंढ ले। क्या पता आपकी बेटी की सजा 1-2 साल कम हो जाए। इतना कहकर वो वहां से टैक्सी में बैठी और निकल गई। पुलिस स्टेशन से परिधि सीधा रेहान से मिलने हॉस्पिटल गई और उसके बाद सीधे ठाकुर निवास आ गई। पूरे दिन के इतने ड्रामे के बाद वो बहुत थक गई थी, इसीलिए वो सीधे अपने कमरे में आराम करने चली गई। कमरे में केशव उसकी राह देख रहा था। उसके घुसते ही केशव ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहा, आंटी आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना मिस किया। परिधि ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आज आपकी आंटी को बहुत काम था ना, इसीलिए उन्हें आने में देरी हो गई। लेकिन डोंट वरी, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ और हम आपकी फेवरेट स्टोरी बुक पढ़ेंगे। ये कहते ही परिधि बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वो बाहर आई तो वो तुरंत केशव के बिस्तर पर बैठ गई और उसकी स्टोरी बुक पढ़ने ही वाली थी कि तभी उसके फोन में मैसेज की घंटी बजी। जब उसने फोन खोल कर देखा तो उसमें प्रताप का वॉइस नोट था। ये देखकर परिधि थोड़ी सी नर्वस हो गई, क्योंकि उसकी और प्रताप की शादी के बारे में अभी कोई नहीं जानता था और वो केशव के भी सामने इस मैसेज को नहीं खोलना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने ईयरफोन्स लगाए और उस मैसेज को खोला। मैसेज में प्रताप ने अपनी प्यार भरी आवाज में परिधि से कहा, जल्दी आओ ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर परिधि का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर उसने तुरंत अपना फोन साइड में रख दिया और केशव को स्टोरी बुक पढ़कर सुनाने लगी। लेकिन केशव ने देख लिया था कि ये मैसेज प्रताप का था और उसने बड़े ही एक्साइटेड होकर कहा, आंटी क्या वो व्हीलचेयर वाले अंकल ने आपको मैसेज किया है?
दरअसल केशव जब से प्रताप से मिला था वो उसे इसी नाम से बुलाने लगा था और प्रताप को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। हाँ, वो उन्हें ऑफिस में कुछ काम था ना, इसीलिए। चलो अब हम तुम्हारी स्टोरी पढ़ते हैं, परिधि ने कहा। केशव को कहानी सुनाते सुनाते परिधि की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला, लेकिन केशव की आंखों से अभी भी नींद गायब थी। उसने चुपके से परिधि का फोन उठाया और सीधे प्रताप रॉय को वीडियो कॉल लगा दिया। प्रताप ने जब परिधि का वीडियो कॉल देखा तो वो भी थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने पहले अपना मास्क पहना और फिर कॉल उठाई। कॉल उठाते ही उसने देखा कि केशव है, तो उसने केशव से पूछा, आप अपनी आंटी के फोन से मुझे क्यों कॉल कर रहे हो और आपकी आंटी कहाँ है? वो तो सो गई है, लेकिन आपने इतनी रात को उन्हें मैसेज क्यों किया? केशव ने कहा। ये सुनकर कि परिधि सो गई है, प्रताप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपने मन में सोचा, वो ऐसी कैसे सो सकती है? यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरे मैसेज का रिप्लाई किए बगैर ही मैडम सो गई। ये सोचते हुए प्रताप ने तुरंत कॉल काट दिया। केशव को भी समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ और वो भी फोन रखकर सो गया। वही प्रताप ने अपने आदमी विकी को ऑर्डर किया कि उसे अभी के अभी ठाकुर निवास जाना है। वो अभी के अभी परिधि से मिलना चाहता था। विकी ने उसे समझाने की कोशिश भी की। सर, इतनी रात गए, आप ऐसे वहां जाएंगे तो परिधि मैम को कैसा लगेगा? हम सुबह चलते हैं ना सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कैसा लगेगा। परिधि मेरी बीवी है और मैं जब चाहे उससे मिल सकता हूँ, प्रताप ने कहा। फिर विकी प्रताप को लेकर ठाकुर निवास पहुंच गया। प्रताप रॉय को वहां देखकर वहां के सिक्योरिटी को भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई और उसने गार्ड को किसी को भी इन्फॉर्म करने से भी मना कर दिया। जैसे ही विक्की प्रताप को लेकर दरवाजे पर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई तो अंदर हॉल में बैठे विशेष ठाकुर और रजत भी चौंक गए कि इतनी रात बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उनके घर कौन आ गया था। फिर रजत उठकर दरवाजा खोलने गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विशेष ठाकुर ने उससे पूछा, कौन है रजत? वो डैड डैड, रजत ने डरते हुए कहा। जब विशेष ठाकुर ने आगे बढ़कर प्रताप रॉय को वहां पाया तो उसके तो होश ही उड़ गए। परिधि कहाँ है? प्रताप ने अपनी रौबदार आवाज में पूछा। ये सुनकर दोनों रजत और विशेष ठाकुर के चेहरे के रंग बदल गए। क्या प्रताप के ठाकुर निवास आ जाने से उसकी और परिधि की शादी का सच सबको पता चल जाएगा? प्रताप की इस हरकत का आखिर परिधि अपने परिवार को क्या जवाब देगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।